मियोसिस मियोसिस बेसिकली, पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक इसका बता देती हूँ कि 2 स्टेजेस होती हैं। तो 2 बार डिवीजन होती है, मतलब 2 बार सेल जो होगा वो डिवाइड करेगा, बट देयर वुड बी 1 डीएनए रेप्लिकेशन फेज ओनली। डीएनए रेप्लिकेशन फेज एक ही बार होता है, ये बार बार नहीं होता, ये एक ही बार आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए जो भी डीएनए कंटेंट होता है वो जैसे जैसे हम सीक्वेंशियली नेक्स्ट फेज में जाते हैं मियोसिस के, वो जो भी डीएनए रेप्लिकेशन होती है, मतलब जो भी डीएनए कंटेंट होगा वो रिड्यूस होता जाएगा हाफ नंबर से। तो जब भी हम देखेंगे, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग में जो सेल है उसका 4C कंटेंट है, तो आफ्टर मियोसिस 1 ये कंटेंट हो जाएगा 2C in each daughter nuclei, and after meiosis 2 it will become 1C। तो 1C अमाउंट रह जाएगा हर एक डॉटर सेल के अंदर। अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो अगर 46 थे इनिशियली, अब कितने होंगे, हाफ हो जाएंगे यानी 23। और यहाँ पे क्योंकि मियोसिस 2 जो होती है वो इक्वेशनल डिवीजन होती है जस्ट लाइक माइटोसिस, देयरफॉर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हियर वुड बी 23 ओनली। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हम मियोसिस में पढ़ते हैं। अब मैं आपको करवाने वाली हूँ कि मियोसिस टर्म किसने दी थी, थोड़ा बहुत हिस्ट्री देख लेते हैं। तो मियोसिस टर्म जो है वो देने वाले 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था फार्मर एंड दूसरे थे जिनका नाम था मूरे। तो ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मियोसिस की टर्म दी थी मिलजुल के। और इसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि एक्चुअल में ये जो भी प्रोसेस हो रही है, मतलब हम बोल रहे हैं कि जो भी ये डिवीजन है वो 2 बार हो रही है। डिवीजन के अलावा आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन 2 बार हो रही है, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो है सेग्रीगेट होते हैं इन बोथ मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो यहाँ पे आप डिवीजन के साथ साथ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन भी लिख सकते हो, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन। ये 2 चीजें हैं जो कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास ये चीज आती है कि क्या क्या फेजेस हैं। तो हम सबसे पहले फेजेस की बात करते हैं इन मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 की अगर बात करोगे तो अलग अलग फेजेस हैं और उनके नाम के पीछे हम क्या लगाते हैं, 1 1 1 इस तरीके से लिखते हैं। तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, इस तरीके के फेजेस होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ प्रोफेज 1 के बारे में। प्रोफेज 1 जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है फ्रॉम द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। किस टर्म्स में डिफर करता है तो वो आपको पता होगा कि यहाँ पे डाइवेलेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बाइवेलेंट भी जिन्हें बोलते हैं। इसके अलावा होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो सारी चीज़ों की फॉर्म में जो भी मियोसिस का प्रोफेज 1 है वो डिफर करता है माइटोसिस के प्रोफेज से। फर्स्ट स्टेज अगर हम यहाँ बोलें तो फर्स्ट स्टेज होती है जिसे हम लैप्टोटीन बोलते हैं। लैप्टोटीन स्टेज में क्या चीज होती है, तो लैप्टोटीन इज जस्ट लाइक द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। वहाँ पे जैसे क्रोमोसोम्स जो हैं उनके क्रोमैटिन का मटेरियल जो है वो कंडेंस होना शुरू होता है, सिमिलरली यहाँ भी ऐसा होता है। तो क्रोमैटिन कंडेंसेशन होती है, क्रोमैटिन कंडेंसेशन। और क्रोमैटिन जब कंडेंस होते हैं तो आपको जो भी क्रोमैटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, वो सब ढंग से दिखना शुरू होते हैं। तो लैप्टोटीन में इस तरीके से आपके पास क्रोमोसोम्स आपको दिखना शुरू होंगे, मोर और लेस लाइक दिस। ये मान लेते हैं कि एक है, मैंने इसमें सेंट्रोमियर बहुत बड़ा बना दिया, बट समझ जाओ कि क्या बोलना चाहती हूँ। वैसे ही हमारे पास एक और होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम है क्योंकि, बट क्या होता है कि जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं ना अभी पेयर्ड नहीं हुए होते, तो जो भी आपको क्रोमोसोम्स दिखेंगे वो अलग अलग दिखेंगे, सेपरेट दिखेंगे। तो बिल्कुल प्रोफेज ऑफ माइटोसिस की तरह ही है, सारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आपको कंडेंसेशन फॉर्मेट में दिखने लगते हैं और पास में आ जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाई, यहाँ लिखते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स लाई क्लोज टुगेदर, क्लोज टुगेदर, काफी ज्यादा एक दूसरे के पास आ जाते हैं।
बट हाँ जॉइन नहीं होते अभी। और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस फेज में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं कि जब भी आप उन्हें देखोगे वो मोर और लेस इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। तो जब भी आप देखोगे तो जैसे अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के एक रीजन पे वो सारे जाके अटैच हो जाते हैं इस तरीके से, तो फ्रीली लाई नहीं कर रहे होते, वो एक रीजन में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। इसकी वजह से जब भी हम देखते हैं तो बुके लाइक अपीयरेंस आती है, जैसे फ्लावर्स का बुके होता है वैसा, तो फूल जैसा लगता है यहाँ पे। तो इसीलिए ये जो स्टेज है लैप्टोटीन, इसे हम बुके स्टेज भी बोलते हैं, बुके स्टेज। तो ये सब फीचर्स हैं जो कि हम लैप्टोटीन में पढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट फेज जिसे कि हम बोलते हैं जाइगोटीन। तो जाइगोटीन कैसा होता है ये भी देख लेते हैं। तो जाइगोटीन जो होता है ये मेजर पोर्शन है जो प्रोफेज 1 है उसका, जिसमें एक्चुअल में साइनेप्सिस होती है। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेज है जाइगोटीन। जाइगोटीन में बोला जाता है कि साइनेप्सिस होती है। साइनेप्सिस मेजर इवेंट है जो जाइगोटीन में आपको देखने को मिलेगा, और मेजर चीजें मैं सबसे पहले लिख रही हूँ स्टेज की, तो वो आपको जरूर ही याद रखनी है। साइनेप्सिस जो होती है इसे इंटीमेट पेयरिंग भी बोलते हैं, इंटीमेट पेयरिंग। तो बेसिकली होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं पेयर की फॉर्मेट में प्रेजेंट होते हैं, तो मैटरनल और पैटर्नल कॉपी जो होगी वो साथ में आ जाएगी। मैटरनल मतलब मदर की, एंड पैटर्नल कॉपीज जो भी क्रोमोसोम्स की होंगी वो सारी कॉपीज काफी ज्यादा क्लोज बाय आ जाएंगी, जिसकी वजह से उनके बीच में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म हो सके। तो इसी फेज में आपको देखने को मिलता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स है जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स को साथ में जोड़ने के लिए। इसे बोला जाता है कि ये ट्राईपार्टाइट प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, ट्राईपार्टाइट प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। तो 3 रीजन होते हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो और प्रोटीन से बना होता है इसीलिए ऐसा नाम हम देते हैं इसका। ये जिपर लाइक अपीयरेंस शो करता है, जैसे जिपर होता है, जिप आप यूज करते हो तो जो भी जिप होती है उसका जो भी अपीयरेंस होगा वो ऐसा ही होता है। तो जिपर लाइक अपीयरेंस आपको यहाँ देखने को मिलता है। अब ये जो जिपर लाइक अपीयरेंस होता है ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स को साथ में होल्ड करके रखता है। तो क्या होता है, जैसे आपके ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये उसका डीएनए है, तो एक क्रोमोसोम हो गया, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम ये हो गया, इसके ऊपर मैं डीएनए बना रही हूँ, ये जो वेवी वेवी सा बना रही हूँ। और बीच में क्या होगा, ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर होगा। तो बेसिकली एक रीजन यहाँ होगा, एक रीजन कॉर्नर में होगा, और एक जो होगा वो मिडल में होगा, इस तरीके से। तो 3 रीजन्स होते हैं जो कि आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, इसीलिए ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर इसे हम बोलते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब ये जो ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर होता है ये बीच में प्रोटीन से जुड़ा होता है, तो सारी जगह यहाँ बीच में प्रोटीन होता है जो कि इसे जिप की तरह अपीयरेंस देता है, इसीलिए ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो होगा वो बेसिकली पेरेंटल मान लो पैटर्नल क्रोमोसोम है और ये वाला मैटरनल क्रोमोसोम है, तो इस तरीके से दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं साथ में जुड़े हुए होते हैं, मैटरनल कॉपी और पैटर्नल कॉपी, मैटरनल कॉपी। एक्चुअल में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स किस लिए प्रेजेंट है, तो उसका एक रीजन होता है, वो बेसिकली होमोलोगस पेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो स्टेबिलाईज करता है इस पेयरिंग को। तो इस पेयरिंग को बोलते हैं होमोलॉग पेयरिंग या होमोलॉगस पेयरिंग। तो एक टाइप की पेयरिंग है जो कि दोनों टाइप के क्रोमोसोम्स को साथ में जोड़े हुए है, और ये बेसिकली प्रमोट करता है द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉसओवर्स। तो क्रॉसओवर जो रीजन होते हैं जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है उन रीजन्स को प्रमोट करता है। पहले तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम के सारे एरिया पे होता है, पूरा टिप से लेके मिडल वाला पोर्शन बोलो या कोई सा भी पोर्शन बोलो, सारे में अरेंज्ड होता है। बट जब भी आप इसके अंदर देखोगे, वो जाइगोटीन में जब मैं अगला वाला फेज अगर आपको बात करूं, तो अगला वाला फेज जो होता है वो ये कि जाइगोटीन में ऐसी पेयरिंग हो गई है, ये जो आपको साइनेप्टोनीमल पेयर यहाँ पे देखने को मिल रहा है,
जो पैकेटीन स्टेज है वहां पे एक्चुअल में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन में आपको देखने को मिलेगी, और उसके बाद ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो भी होगा वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो जब भी वो डिसॉल्व होगा तो कुछ रीजन्स होंगे जहाँ पे वो जुड़ा होता है, जिन्हें हम काइजमेटा बोलते हैं, आपने सुना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप की साइड मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है पैकेटीन। अब पैकेटीन का जो मेजर फीचर होता है वो कौन सा होता है, तो उसमें हम बोलते हैं, यहाँ लिख रही हूँ, पैकेटीन ये फेज है जिसके अंदर एक्चुअल में क्रॉस ओवर या क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर सेम है, बट ऐसा नहीं है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है कि दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे के ऊपर क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं एक पर्टिकुलर रीजन से। रिकॉम्बिनेशन होता है उस रीजन में जहां पे वो ओवरलैप कर रहे हैं, वहां पे डीएनए का एक्सचेंज। तो दो प्रोसेसेस हैं जो कि आपको पैकेटीन में देखने को मिलती हैं, और इस स्टेज में ही आपको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स देखने को भी मिलते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स वो रीजन होते हैं जहाँ पे एक्चुअल में रिकॉम्बिनेशन हो रहा होता है, तो वो रीजन्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक और चीज जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये कि इस पूरी प्रोसेस के दौरान जो भी क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इस प्रोसेस के दौरान रेसिप्रोकल एक्सचेंज होता है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो गया, तो डीएनए के सेगमेंट्स जब भी एक्सचेंज होंगे उस रीजन में जहाँ पे ये क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बना है, वहाँ पे रेसिप्रोकल एक्सचेंज होता है, यानी जो भी एक्सचेंज होगा वो दोनों साइड से होगा। ऐसा नहीं कि एक साइड का डीएनए दूसरी की जगह स्टिक हो जाएगा और दूसरा उसके बदले में कोई डीएनए नहीं देगा, तो वैसी पॉसिबिलिटी नहीं होती। दोनों जो है अपना डीएनए जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और इस पूरी प्रोसेस के लिए चाहिए होता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ये एंजाइम का नाम है जो कि रिकॉम्बिनेशन को परफॉर्म करने में मदद करेगा। तो ये भी एक फीचर है जो कि आपको यहाँ याद रखना है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आता है कि कौन से ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है। तो एक्चुअल में दो टाइप के रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, और एक होता है जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कम होता है। तो रीजन्स वेयर द रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस अकर एट हाई फ्रीक्वेंसी आर नोन एज हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट्स बोलते हैं जहाँ पे ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा, और जो कोल्ड स्पॉट्स होते हैं वो ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम पैकेटीन में पढ़ते हैं। पैकेटीन में आपको कैसे दिखेंगे क्रोमोसोम, जैसे मान लो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है, तो दूसरा जो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा वो इस पे कहीं ना कहीं इस तरीके से अटैच्ड होगा, ऐसे मान लो। तो एक क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम ये कुछ पोजीशन पे जुड़े हुए हैं, ये पोजीशन है जिसे कि हम काइजमेटा बोलते हैं। एक्चुअल में काइजमेटा की फॉर्मेशन नेक्स्ट स्टेज में होती है। यहाँ पे आपको काइजमेटा दिखता नहीं है क्योंकि मोर और लेस सारे होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में अरेंज्ड होते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ से काइजमेटा हटा देती हूँ, वरना जो आपको पीडीएफ भेजूंगी उसमें आप सोचोगे कि इसी स्टेज में काइजमेटा है। मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि ऐसे रीजन पे जहाँ पे वो जुड़े हुए रह जाते हैं उन्हें हम काइजमेटा बोलते हैं। अभी ये रीजन्स इतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते, अभी सारे जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे वो ऑलमोस्ट सारे एरिया से जुड़े ही होते हैं, बट कुछ रीजन्स है जहां से वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। बट एक्चुअल में काइजमेटा जो आपको विजिबल होगा वो नेक्स्ट स्टेज में ही होगा। तो अभी तक मैंने आपको पैकेटीन बताया, अब नेक्स्ट स्टेज देखते हैं जिसे डिप्लोटीन बोलते हैं। डिप्लोटीन के बारे में भी देख लेते हैं क्या होता है। डिप्लोटीन, डिप्लोटीन जो होता है ये रीजन होता है जहां पे डी साइनेप्सिस होना शुरू होता है। डी साइनेप्सिस का मतलब क्या है, साइनेप्सिस क्या था, जुड़ना, यहाँ मतलब सेपरेट होना। तो जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे उनकी सेपरेशन शुरू हो जाती है। तो ये डी साइनेप्सिस होता कैसे है, जब साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व्स,
डिसॉल्व्स। तो जब भी ये डिसॉल्व होगा उस टाइम आपको डी साइनेप्सिस देखने को मिलेगा। ये क्योंकि डिसॉल्व हो रहा है तो कुछ रीजन्स में आपको काइजमेटा अब विजिबल होना शुरू होता है। तो आपको एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे मोर देन वन काइजमेटा देखने को मिलता है, बट हाँ वन भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मोर देन वन ही होते हैं। ये है एक्चुअल में रीजन्स जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो रीजन्स वेयर क्रॉसिंग ओवर has occurred तो जहाँ पे हुआ था उस रीजन को हम काइजमेटा बोलेंगे। आपने एक चीज और सुनी होगी कि oocytes जो होते हैं वो एक स्टेज पे अरेस्टेड होते हैं, एक्चुअल में वो स्टेज डिप्लोटीन ही होती है। तो oocytes आर अरेस्टेड in this stage, इस स्टेज पे oocytes जनरली अरेस्टेड होते हैं और वो मंथ्स या ईयर्स तक इसी पर्टिकुलर स्टेज पे रहते हैं। आपको एक और चीज बता दूं कि जब वो इस स्टेज में अरेस्टेड हो रहे होते हैं तो उस टाइम आरएनए सिंथेसिस हो रही होती है। डीएनए जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं वो इसी स्टेज में रहते हैं, मतलब कि वो सेपरेट नहीं होते, वो इसी स्टेज में देखने को मिलेंगे। इसीलिए आपने लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स अगर आपको पता हो तो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स एक्चुअल में डिप्लोटीन स्टेज ही होती है जिसमें देखने को मिलते हैं लैम्प ब्रश। मुझे करवाना है ये टॉपिक, आगे देखती हूँ जब आएगा तब करवाऊंगी। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स, तो उनकी जो ब्रश लाइक अपीयरेंस है ना वो एक्चुअली इसी वजह से आ रही है। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स यही देखने को मिलेंगे, इसीलिए वहां पे आरएनए सिंथेसिस ज्यादा हो रहा होता है, इसलिए ब्रश लाइक अपीयरेंस होती है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि डिप्लोटीन स्टेज है जहाँ पे आरएनए सिंथेसिस हो रही होती है, बट हाँ क्रोमोसोम्स जो है वो सेग्रीगेट सेपरेट नहीं होते। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लास्ट स्टेज जो आती है प्रोफेज 1 की उसे बोलते हैं डायकाइनेसिस। ये वाला जो स्टेज होता है ये एक्चुअल में वो वाला स्टेज है जहाँ पे क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन जो है वो फुल हो जाती है। अभी तक क्रोमोसोम्स मोर और लेस थोड़ा सा डीकंडेंस्ड फॉर्म में या डिस्पर्स्ड फॉर्म में थे, बट यहाँ पे क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाती है। क्रोमोसोम condensation gets completed तो इस फेज में क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंप्लीटली कंडेंस हो जाते हैं। तो ये भी एक फीचर है जो आपको याद रखना है। और इसके अलावा ये भी याद रखना है कि ये वो वाला फेज है जहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप या फिर जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं जिन्हें, वो सारे डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको प्रोफेज 1 के स्टेजेस बता दिए कि कौन कौन से होते हैं। अब मैं आपको मेटाफेज 1, एनाफेज 1 वगैरह के बारे में भी बता देती हूँ, तो उनका भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है मेटाफेज 1। प्रोफेज 1 खत्म हो गया तो उसके बाद कौन सी स्टेज शुरू होगी? मेटाफेज 1। अब मेटाफेज 1 जो होता है ना वो मेटाफेज ऑफ माइटोसिस से कैसे डिफर करता है ये आपको मेजर याद रखना है। तो यहाँ पे सेग्रीगेशन होती है या सेपरेशन, सॉरी अलाइनमेंट होती है। सेपरेशन तो एनाफेज में होगी, यहाँ लिख रही हूँ। अलाइनमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, अलाइनमेंट ऑफ homologous chromosomes on two metaphysic plates। ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको दो मेटाफिजिक प्लेट्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि एक होगी जो फादर से आए हुए क्रोमोसोम्स की होगी और एक जो मदर से आए हुए क्रोमोसोम की होगी। तो मेटाफिजिक प्लेट लिखना है मुझे यहाँ, तो वो प्लेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, प्लेट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ दो प्लेट्स बनती हैं, बट मेटाफेज ऑफ माइटोसिस की बात करोगे तो सिंगल इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट बनती है। दूसरी चीज जो होती है यहाँ पे
काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होंगे और बाइवेलेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बाइवेलेंट्स या फिर टेट्राड। ये बाइवेलेंट्स और टेट्राड क्या होता है, ये आपको जाइगोटीन में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वो फेज है जहाँ पे एक्चुअल में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये एक्चुअली इसका मतलब है कि आपके पास दो क्रोमोसोम्स है, एक ये मान लो, ये दोनों जो है साथ में जुड़े हुए हैं, तो देयर आर 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स एंड 4 डिफरेंट क्रोमैटिड्स, 1 2 3 4। तो टेट्राड बोलेंगे क्योंकि 4 क्रोमैटिड है, क्रोमैटिड आपको 4 देखने को मिलते हैं। बट अगर आप क्रोमोसोम की बात करोगे तो 2 क्रोमोसोम्स हैं, जो कि एक पैटर्नल और मैटरनल ओरिजिन का होगा। तो इसीलिए बाइवेलेंट एंड टेट्राड। टेट्राड आपको पता होगा, टेट्रा मतलब 4, बाय मतलब 2, तो बाइवेलेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2 क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एंड टेट्राड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 4 क्रोमैटिड्स हैं, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये मेटाफेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि आपको इस तरीके से क्रोमोसोम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। एक्चुअल में ये जो भी बाइवेलेंट और टेट्राड है, जैसे मैंने बताया, जाइगोटीन में बन जाते हैं, बट मेटाफेज में वो ज्यादा अच्छे से दिखते हैं, क्योंकि अब जो है वो सारे क्रोमोसोम्स जो है 2 प्लेट्स में अरेंज्ड हैं। तो एक जो होगा ऐसे अरेंज्ड है और दूसरा जो है वो दूसरी वाली प्लेट पे, और वो जो है दोनों साइड्स के स्पिंडल फाइबर से इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, ऐसा। तो 2 मेटाफेजिक प्लेट्स आपको देखने को मिल रही हैं, तो वही चीज मैंने आपको यहाँ मेंशन करी है। ये इंपॉर्टेंट फीचर है माइटोसिस में, जैसे बोला एक ही मेटाफेजिक प्लेट होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आता है एनाफेज 1। एनाफेज 1 में भी आपको इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद होना चाहिए। देखो, आप सिर्फ माइटोसिस और मियोसिस 1 के बीच के डिफरेंसेस याद कर लो, बाकी मियोसिस 2 तो सिंपल ही होती है, वो तो माइटोसिस ही होती है एग्जैक्टली। तो हमारे पास है एनाफेज 1। एनाफेज 1 जो होता है, इसके अंदर जैसे माइटोसिस में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे थे, यहाँ पे सेपरेशन होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की। मेजर डिफरेंस, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है यहाँ पे सेपरेट होंगे। कैसे सेपरेट होंगे, जैसे मैंने बताया कि ऐसे इस तरीके से क्रोमोसोम्स जो है इक्वेटोरियल प्लेट पे हैं, तो जब जैसे जैसे स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होती जाएगी, वैसे वैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल्स की साइड जाने लग जाएंगे। तो पूरा क्रोमोसोम ही दूसरी साइड जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सिंगल क्रोमैटिड जा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है यहाँ, कि सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होते, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जो सेपरेट होते हैं। इसी की वजह से रिडक्शनल डिवीजन आती है, क्योंकि पहले जो था ओवरऑल वो 2n था, बट अब जो है इंडिविजुअली वो n रह जाएगा, सिंगल सिंगल रह जाएगा। इसीलिए एनाफेज 1 इज द मेजर रिडक्शनल डिवीजन, डिवीजन या फेज बोल सकते हो, रिडक्शनल फेज लिख देती हूँ। तो वो फेज जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ। नेक्स्ट अगर हम देखें, एक्चुअल में रिडक्शनल फेज भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एनाफेज के बाद रिडक्शनल फेज आएगा, क्योंकि ये दोनों जो स्टेजेस हैं इनके अभी ये एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर है, अभी साइटोप्लाज्म जो है वो एक्सचेंज नहीं हुआ। बाद में जब साइटोप्लाज्म एक्सचेंज हो जाएगा टीलोफेज वगैरह में, फिर साइटोकाइनेसिस होगी, तब जाके रिड्यूस होगा क्रोमोसोम नंबर। बट हम बोल देते हैं कि एनाफेज 1 के बाद ही क्रोमोसोम नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है टीलोफेज। तो टीलोफेज 1 में क्या होता है, टीलोफेज 1 जो है उसे जाना जाता है टीलोफेज 1। इसे मेनली आप बोल सकते हो कि वो वाला स्टेज है जहाँ पे दोनों जो भी क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स पे गए वो डीकंडेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलता है, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स जो है वो डीकंडेंस्ड स्टेज में चले जाते हैं। अब यहाँ पे जो और चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि वो पोल्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑपोजिट पोल्स पे प्रेजेंट होंगे, और इसके बाद जो है जनरली साइटोकाइनेसिस जो है वो आपको देखने को मिलती है।
तो आफ्टर टीलोफेज जैसे ऐसा है, अभी इस तरीके से सारे न्यूक्लियर एनवेलप फिर से बन जाता है, डीएनए ऑपोजिट पोल्स पे प्रेजेंट है इस तरीके से। अब इसके बाद आएगी टी साइटोकाइनेसिस, जिसमें ये डिवाइड होता है, तो दिस इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो है वो होने के बाद आपके पास 2 सेल्स जो है वो देखने को मिलेंगे। माइटोसिस में यही प्रोसेस हो रही थी, 2 सेल्स आपको मिल गए थे आफ्टर साइटोकाइनेसिस, बट यहाँ पे 2 यहाँ पे मिल जाते हैं, बट मियोसिस 2 के बाद आपको 4 मिलते हैं, क्योंकि ये दोनों सेल अपने अपने 2-2 सेल्स जो है वो डेवलप करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि आफ्टर टीलोफेज साइटोकाइनेसिस तो हो गई, मियोसिस 2 क्या एकदम से स्टार्ट हो जाती है? तो वैसा नहीं होता। देयर इज अ फेज नोन एज इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस स्टेज होती है जिसे बोला जाता है इंट्रामियोटिक डिवीजन या इंट्रामियोटिक फेज। इंट्रामियोटिक फेज। इंट्रामियोटिक फेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इट इज द फेज बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 जो है इन दोनों के बीच का फेज, इसे हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना जरूरी है। अब इंटरकाइनेसिस में एक फीचर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि इंटरकाइनेसिस में न्यूक्लियस का जो भी डीएनए होता है वो डिवाइड नहीं करता, तो डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होती बेसिकली। तो डीएनए डज नॉट रेप्लिकेट इन दिस फेज। तो इंटरकाइनेसिस में ये जरूर याद रखना, इसमें आरएनए तो बन रहा होता है बट डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती, डीएनए रेप्लिकेशन इज एब्सेंट। नेक्स्ट अगर फेज हम देखें तो वो आ गया मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 में यही समझा रही हूँ क्योंकि उसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं। मियोसिस 2 जो है ना वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, जैसे हमने पढ़ा था, इक्वेशनल डिवीजन इसे बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली होता है कि जो भी सेल्स हैं जिनके अंदर डीएनए है, सबसे पहले प्रोफेज 2 अगर आप देखोगे तो उसका डीएनए जो होगा वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा इस तरीके से, और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा इन प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 में ऐसा हुआ। प्रोफेज 2 के बाद क्या होगा? इसके बाद आएगा मेटाफेज। एक सिंगल सेल बना रही हूं मैं, मियोसिस 1 में 2 सेल्स बने थे, दोनों के अंदर ऐसी ही सेम चीज देखने को मिलेगी। मेटाफेज होगा फिर। अब मेटाफेज में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो इसके अंदर आपको सारे क्रोमोसोम्स जो होंगे वो इस तरीके से इक्वेटोरियल प्लेट पे, यहाँ पे एम्प्टी ओसी है, ये स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं, इस तरीके से वो इक्वेटोरियल प्लेट पे प्रेजेंट होंगे। और मियोसिस 2 के बाद सॉरी मेटाफेज 2 के बाद होगा एनाफेज 2। और एनाफेज 2 जो फेज होगा इसके अंदर आपके पास क्रोमैटिड सेपरेट होंगे, तो ये चीज अलग है इसके एनाफेज 2 में और एनाफेज 1 में, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर होती है और जो भी क्रोमैटिड्स होते हैं वो ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं इस तरीके से। तो क्रोमैटिड्स की सेपरेशन कहाँ हो रही है? वो आपको यहाँ पे एनाफेज 2 में देखने को मिल रही है इस तरीके से, ऐसे। और फिर टीलोफेज 2 आएगा, उसके अंदर वही न्यूक्लियर एनवेलप फिर से बन जाएगा, डीएनए डीकंडेंस हो जाएगा इस तरीके से, और फिर सेल एंड में डिवाइड कर जाएगा। तो ये है टीलोफेज 2। और सेल ने डिवाइड करा, वही साइटोकाइनेसिस वगैरह जैसी प्रोसेसेस आपको देखने को मिली। यहाँ पे एक चीज जो इम्पोर्टेंट है जो मुझे बतानी है, वो मैं इनिशियली वैसे बता चुकी हूँ आपको कि डीएनए कंटेंट में कैसे चेंजेस आते हैं, और डीएनए जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो डबल कब होते हैं। तो मैंने आपको बताया था एनाफेज 1 जो होता है वो होता है रिडक्शनल वाला, रिडक्शनल जहाँ पे रिड्यूस हो रहे थे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, बट एनाफेज 2 जो होता है वहां पे डबल हो जाते हैं।
डबलिंग बोल सकते हो आप। ये एक्चुअली डबल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि अगर आपके पास 46 क्रोमोसोम थे तो एनाफेज 1 के बाद 23 हो गए और एनाफेज 2 के बाद फिर से 46 हो गए। एक्चुअली डबल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एनाफेज 1 जो होता है उसके अंदर क्या हुआ था, हमने बोला था कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो ऑपोजिट पोल्स पे जा रहे हैं, इस तरीके से ये ऑपोजिट पोल्स पे जा रहे थे, तो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा था नंबर। बट अगर आप देखोगे इस फेज में सिस्टर क्रोमैटिड ऑपोजिट पोल पे जाते हैं, और सिस्टर क्रोमैटिड जब ऑपोजिट पोल्स पे जाते हैं तो क्या होता है कि उन्हें इंडिविजुअल क्रोमोसोम कंसीडर किया जाता है। तो क्रोमोसोम पहले जो थे यहाँ पे कितने थे, एक सिंगल था हैविंग 2 क्रोमैटिड्स। अब सिंगल सिंगल क्रोमोसोम बहुत सारे बन गए हैं जिनके पास एक एक क्रोमैटिड है, तो यहाँ पे डबल बोलते हैं हम कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो डबल हो गए। यहाँ पे भी हाफ तो अभी नहीं हुए, टीलोफेज के बाद ही होंगे, बट मैं आपको बता रही थी सेपरेट हो गए तो इसका मतलब वो नए वाले सेल में चले ही गए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि मियोसिस के टाइप्स क्या क्या हैं। तो टाइप्स ऑफ मियोसिस में ना आपको सिंपल सी चीज याद रखनी है, जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं हम एक को, यहाँ लिख रही हूँ, एक होती है जाइगोटिक मियोसिस, नाम से पता चल जाएगा आपको, मियोसिस होगी इन द जाइगोट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा होगा गैमेटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस होती है गैमीट प्रोडक्शन के दौरान। तीसरी एक होती है जिसे कि हम बोलते हैं स्पोरिक मियोसिस, तो स्पोर प्रोड्यूस करने के दौरान। अब तीनों में आपको एग्जाम्पल याद रखना है। देखो सिंपल सा है, इमेजिन करो कि क्या हो रहा है, जाइगोट बना, जाइगोट इज डिप्लॉयड एंड जाइगोट में मियोसिस हो रही है, तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को वो बनाएगा। तो जाइगोटिक मियोसिस किस में देखने को मिलेगी, जिनके अंदर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। ये ज्यादातर लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है। तो जाइगोट के बाद मियोसिस सिर्फ आपको एल्गी और फंजाई में देखने को मिलेगी, एल्गी एंड फंजाई। अगर आप गैमेटिक मियोसिस की बात करो तो ये आपको देखने को मिलती है एनिमल्स में, गैमीट्स के प्रोडक्शन के दौरान। जैसे हम है, हमारे अंदर भी गैमीट्स के प्रोडक्शन के दौरान ही मियोसिस होती है। स्पोरिक मियोसिस है जो एक्चुअल में आपको देखने को मिलेगी इन प्लांट्स। प्लांट्स कौन कौन से, चाहे ब्रायोफाइट्स हो, टेरिडोफाइट्स हो, या फिर आपके पास एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म हो, सबके अंदर स्पोरिक मियोसिस ही होती है। बिकॉज वेन एवर दे प्रोड्यूस स्पोर्स, तो स्पोर्स की प्रोडक्शन के दौरान उनमें मियोसिस आपको देखने को मिलेगी। मेनली ये वाली जो प्रोसेस है ना, ये आपको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है, जिम्नो प्लस एंजियो, उनमें ज्यादा देखने को मिलेगी। बोला जाता है कि जो भी ब्रायोफाइट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर गैमिटोफाइट प्रेजेंट होता है, और वो गैमिटोफाइट कैसे बना, आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। तो स्पोर कहाँ बना, यहाँ पे, और स्पोर बना आफ्टर मियोसिस, तो वो भी हम यहाँ लिख सकते हैं, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। तो इसलिए मैंने प्लांट्स लिखा है कि दोनों के अंदर ऐसा ही, सबके अंदर आपको ऐसा ही कंडीशन देखने को मिलेगी।